शरद यादव का इतिहास कैसे याद रखें? उस इंजीनियर की तरह जिसने नौकरी की जगह जेल चुनी, उस 27 साल के कैदी की तरह जिसने जेपी की क्रांति को पहला चुनावी चेहरा दिया, उस जिद्दी सांसद की तरह जिसकी एक शर्त ने मंडल लागू करवा दिया और हिंदुस्तान की सामाजिक संरचना हमेशा के लिए बदल दी, या उस अकेले बूढ़े की तरह जो आखिर में बिना पार्टी, बिना सीट, बिना बंगले के दुनिया से गया। शायद जवाब आंकड़ों में नहीं, उस रूपक में है जो उसकी तकदीर ने पहले ही चुनाव में उसे थमा दिया था, हलदर किसान। लेकिन याद रखिए, फसलें मौसम के साथ आती जाती हैं, जमीन की तासीर हल तय करता है, हल चलाने वाला फसल का मालिक नहीं होता। ये इस देश के हर किसान का सच है। शरद यादव ने राजनीति की जमीन पर यही सच जिया। जनता पार्टी का हल उन्होंने चलाया, सरकार दूसरों ने बनाई, जनता दल का हल उन्होंने चलाया, मुख्यमंत्री लालू और नीतीश बने, मंडल का हल उन्होंने चलाया, वोट बैंक दूसरों ने काटे, महागठबंधन का हल उन्होंने चलाया और सत्ता की मेड़ पर खड़े होकर देखते रह गए। लेकिन याद रखिए, फसलें मौसम के साथ आती जाती हैं, जमीन की तासीर हल तय करता है। आज हिंदुस्तान की संसद में, विश्वविद्यालयों में, नौकरियों में पिछड़े समाज की जो हिस्सेदारी है, उस जमीन की जुताई में एक हिस्सा उस आदमी के हल का भी है जो 1 जुलाई 47 को नर्मदा के किनारे एक गांव में पैदा हुआ था, जो आज़ादी से सिर्फ 45 दिन बड़ा था। शरद यादव चले गए, हल अब भी खेत में गड़ा है। सवाल यह है, उठाएगा कौन? 12 जनवरी 2023 की रात दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक अस्पताल से खबर आती है और एक बेटी अपने पिता के लिए सिर्फ 3 शब्द लिखती है, पापा नहीं रहे। 3 शब्द, और उन 3 शब्दों के पीछे भारतीय राजनीति के 50 साल, जेपी आंदोलन का पहला चुना हुआ सिपाही, आपातकाल की जेलें, मंडल की आग, हवाला की डायरी, अटल का मंत्रिमंडल, नीतीश से दोस्ती और नीतीश से बगावत, 7 बार लोकसभा, 3 अलग अलग राज्यों से ये कारनामा हिंदुस्तान की संसदीय राजनीति में शायद ही किसी और के नाम हो। और फिर भी जब वो गए तो उनके पास न कोई पार्टी थी, न कोई सीट, न कोई सरकारी बंगला। 39 साल पहले जब 27 साल का एक इंजीनियर जेल की सलाखों के पीछे से अपना पहला चुनाव लड़ रहा था, तो उसे जो चुनाव चिन्ह मिला था वो था हलधर किसान, हल उठाए हुए किसान। और शायद यही उस आदमी की पूरी कहानी है। उसने जिंदगी भर हल चलाया, सामाजिक न्याय की जमीन पर, गठबंधनों के खेत में, विचारधारा की मिट्टी में। जमीन उसने जोती, बीज उसने बोए, फसल हर बार कोई और काट ले गया। ये कहानी उस किंग मेकर की जो कभी किंग नहीं बना और शायद बनना चाहता भी नहीं था, या चाहता था। नर्मदा किनारे का लड़का 1 जुलाई 1947, आज़ादी से ठीक 45 दिन पहले, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का एक छोटा सा गांव बाबई, नर्मदा किनारे बसे इस गांव में एक किसान परिवार में जन्म होता है उस बच्चे का जो आगे चलकर हिंदुस्तान के किसानों और पिछड़ों की सबसे बुलंद संसदीय आवाजों में गिना जाएगा। शरद यादव नाम में ही मौसम था। शरद यानी वो ऋतु जब फसलें पकती हैं। लड़का पढ़ने में तेज था। जबलपुर के रॉबर्टसन मॉडल साइंस कॉलेज से विज्ञान और फिर जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्ड मेडल के साथ। सोचिए, 60 के दशक का हिंदुस्तान, इंजीनियरिंग की डिग्री का मतलब था पक्की नौकरी, पक्का रुतबा, पक्की जिंदगी। नेहरू के बांध और भिलाई के कारखाने इंजीनियरों को पुकार रहे थे, लेकिन इस इंजीनियर के हाथ में स्लाइड रूल से पहले एक किताब आ गई, राम मनोहर लोहिया की। लोहिया ने उस पीढ़ी को सिखाया था कि सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। शरद यादव उस पाठशाला के सबसे अनुशासित छात्र निकले। लोहिया का समाजवाद, जाति तोड़ो, दाम बांधो, अंग्रेजी हटाओ, पिछड़ों को हिस्सेदारी दो, ये नारे उस दौर के हजारों नौजवानों की रगों में उतर रहे थे। शरद यादव उन्हीं में से एक थे। फर्क सिर्फ इतना था कि बाकी नारों तक रुक गए और ये आदमी नारों को जिंदगी बना बैठा। 1970 में वो जबलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और फिर शुरू हुआ जेल आने और जाने का वो सिलसिला जो आने वाले सालों में उनकी पहचान बनने वाला था। आंदोलन, गिरफ्तारी, रिहाई, फिर आंदोलन और फिर आया 1974, वो साल जब जेल की एक कोठरी से हिंदुस्तान की राजनीति का एक नया अध्याय लिखा गया। 1974 सलाखों के पीछे से संसद तक।
1974 हिंदुस्तान उबल रहा है, गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन, बिहार में छात्र आंदोलन और इस पूरे तूफान के केंद्र में खड़े हैं 72 साल के एक बूढ़े जयप्रकाश नारायण जेपी, जो कह रहे हैं ये लड़ाई सिर्फ सरकार बदलने की नहीं, संपूर्ण क्रांति की है। लेकिन क्रांति को भी एक इम्तिहान चाहिए था, एक चुनाव जो बताए कि सड़क का गुस्सा वोट में बदल सकता है या नहीं। वो इम्तिहान मिला जबलपुर में। सेठ गोविंद दास, कांग्रेस के दिग्गज, दशकों से जबलपुर के सांसद, उनके निधन से खाली हुई सीट पर उपचुनाव। कांग्रेस ने उनके ही परिवार को उतारा और सामने संयुक्त विपक्ष ने जेपी के आशीर्वाद से उम्मीदवार बनाया एक 27 साल के छात्र नेता को, जो उस वक्त जेल में बंद था। जेपी खुद जबलपुर आए, सभाएं की और नतीजा आया और 27 साल का वो कैदी सांसद बन चुका था। सोचिए इस दृश्य को, एक तरफ सत्ता की पूरी मशीनरी, कांग्रेस का पैसा और रसूख, दूसरी तरफ जेल की कोठरी में बैठा एक इंजीनियर जिसके पास प्रचार के लिए भी अपनी आवाज तक नहीं थी और जीत हुई उस कोठरी की हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शरद यादव मीसा यानी मीसा कानून के तहत आपातकाल से पहले भी जेल भेजे जाने वाले नेताओं में थे। 1969, 70, 1972, 1975 गिरफ्तारियों की ये फहरिस्त बताती है कि सत्ता को ये नौजवान कितना असुविधाजनक लगता था। और फिर 25 जून 1975 की आधी रात आपातकाल, लोकतंत्र पर 19 महीने का ताला। जेपी जेल में, आडवाणी जेल में, वाजपेयी जेल में और जबलपुर का वो नौजवान सांसद भी जेल में। और यहीं आता इस कहानी का वो अध्याय जो अक्सर छूट जाता है, लेकिन जो शायद शरद यादव के चरित्र की पहली गवाही है। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने की जगह लोकसभा का कार्यकाल ही बढ़ा दिया। ज्यादातर सांसद चुप रहे। बढ़ा हुआ कार्यकाल किसे बुरा लगता है, लेकिन जबलपुर का वो सांसद जिसने वो सीट जेल से जीती थी, उसने विरोध का सबसे महंगा तरीका चुना। रिपोर्ट्स के मुताबिक शरद यादव ने उसूलों की खातिर लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सोचिए, जो कुर्सी 27 की उम्र में सलाखों के पीछे से जीती गई हो, उससे 29 की उम्र में सिर्फ इसलिए छोड़ देना कि जिस सदन का जनादेश खत्म हो चुका है उसमें बैठना जनता से धोखा है। कुर्सी के लिए लड़ने वाले इस मुल्क में हजारों हुए, कुर्सी छोड़कर लड़ने वाले उंगलियों पर गिने जाते हैं। और जेलों का हिसाब आगे चलकर खुद शरद यादव ने संसद में अपने भाषणों में बताया कि आंदोलनों और आपातकाल को मिलाकर उन्होंने करीब 4 से 4.5 साल जेलों में गुजारे। नरसिंहगढ़, जबलपुर, इंदौर, बिलासपुर, बालाघाट, सिवनी, भोपाल, रीवा, एटा, चंडीगढ़। गिरफ्तारियों की एक लंबी भूगोल यात्रा किसी अपराधी की नहीं, एक ऐसे नौजवान की थी जिसका इकलौता जुर्म था सवाल पूछना। 1977 में जब आपातकाल हटा और चुनाव हुए तो जबलपुर ने उन्हें दोबारा चुना, इस बार जनता पार्टी की उस ऐतिहासिक लहर में जिसने इंदिरा गांधी तक को हरा दिया। जिस आदमी ने जनादेश के सम्मान में सीट छोड़ी, जनादेश ने उसे सूद समेत सीट लौटा दी। 30 साल की उम्र में 2 बार का सांसद, जेपी का चहेता, आंदोलन का नायक, जहां से रास्ता सीधा शिखर की ओर जाता दिखता है। लेकिन भारतीय राजनीति में सीधे रास्ते सिर्फ नक्शों में होते हैं। आगे इंतजार कर रहा था हार का एक पूरा दशक और एक ऐसा चुनाव जिसमें सामने खड़ा था खुद गांधी परिवार। हार का दशक, अमेठी में गांधी परिवार से टक्कर, जनता पार्टी जो सपना 2.5 साल में बिखर गया, दोहरी सदस्यता का विवाद, कुर्सियों के खींचतान और वो पुरानी बीमारी जो हर गैर कांग्रेसी प्रयोग को लगती रही है। शरद यादव इस बिखराव में लोकदल के खेमे में गए, चौधरी चरण सिंह के साथ, किसान राजनीति की उस धारा के साथ जो उनके अपने चुनाव चिन्ह हल्दर किसान की स्वाभाविक विरासत थी। और फिर शुरू हुआ हार का दशक। 1980 की इंदिरा लहर में वो जबलपुर से हार गए। 33 साल की उम्र में 2 बार का सांसद, अचानक बेरोजगार, और तभी इतिहास ने उनके सामने अपना सबसे नामुमकिन इम्तिहान रख दिया। जून 1980 में एक विमान हादसे में संजय गांधी की मौत हो गई। इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी, कांग्रेस का भविष्य। अमेठी की सीट खाली हुई और इंदिरा ने अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए वो फैसला किया जिसने भारतीय राजनीति की दिशा पलट दी। पायलट की नौकरी छोड़कर आए बड़े बेटे राजीव गांधी को अमेठी से मैदान में उतार दिया। अब सवाल था, गांधी परिवार के इस अभेद किले में सहानुभूति की सुनामी के सामने कौन खड़ा होगा? चौधरी चरण सिंह ने नाम चुना, शरद यादव। रिपोर्ट्स के मुताबिक शरद हिचके, हार सामने दिख रही थी और कहा जाता है कि तब चरण सिंह ने वो बात कही
जो शरद यादव को जीवन भर चुभती रही। तुम डरपोक हो शरद, राजनीति में आकर हारने से डरते हो। बात चुभ गई। शरद यादव ने लोकदल के टिकट पर संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर अमेठी से पर्चा भर दिया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की लहर में उन्होंने बदायूं से किस्मत आजमाई, वहाँ भी हार मिली। 1974 का वो चमकता सितारा 1984 आते आते लगातार 3 हारों का बोझ उठाए खड़ा था। 80 का दशक उनके लिए संघर्ष का दशक रहा। हार भी मिली, हाशिया भी, लेकिन गौर कीजिए, इस पूरे दशक में उन्होंने न पाला बदला, न राजनीति छोड़ी, न कांग्रेस से समझौता किया। और इसी दौर में वो एक ऐसी काबिलियत घड़ रहे थे जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पूंजी बन गई। पुल बनाने की काबिलियत। लोहियावादियों और चरण सिंह के किसान खेमे के बीच, हिंदी पट्टी के अलग अलग छत्रपों के बीच 1988 बोफोर्स की आंधी में राजीव गांधी की सरकार डगमगा रही है और विपक्ष एक बार फिर जुड़ रहा है। लोकदल, जन मोर्चा, जनता पार्टी मिलकर बनाते हैं जनता दल। इस विलय के शिल्पकारों में वीपी सिंह और देवीलाल के साथ एक नाम शरद यादव का भी था। उन्हें जनता दल का महासचिव बनाया गया और 1989 के चुनाव में उन्होंने वो किया जो कम ही नेता कर पाते हैं, राज्य बदल दिया। मध्य प्रदेश का ये नेता अब उत्तर प्रदेश की बदायूं सीट से लड़ा और जीता। वीपी सिंह की सरकार बनी और शरद यादव बने कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। कुछ नेता जमीन से जुड़े होते हैं, शरद यादव जमीनों से जुड़े थे। मध्य प्रदेश ने उन्हें जन्म दिया, उत्तर प्रदेश ने मंच दिया और बिहार ने पहचान। लेकिन मंत्री पद इस कहानी का क्लाइमैक्स नहीं है। क्लाइमैक्स है वो एक फैसला अगस्त 1990 का, जिसने हिंदुस्तान की राजनीति को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया और उस फैसले के कमरे में शरद यादव मौजूद थे। मंडल, वो 7 दिन जिन्होंने भारत बदल दिया। कहानी समझने के लिए जरा पीछे चलिए। 1980 में बीपी मंडल की अध्यक्षता वाला पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप चुका था। सिफारिश थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को केंद्रीय नौकरियों में 27% आरक्षण मिले, लेकिन वो रिपोर्ट 10 साल तक सरकारी अलमारियों में धूल खाती रही। इंदिरा नहीं छू पाई, राजीव ने नहीं छुआ। फिर आए 1990, वीपी सिंह प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी कुर्सी के नीचे जमीन खिसक रही है। उनके ही उप प्रधानमंत्री देवीलाल बगावत के मूड में हैं और दिल्ली में एक विशाल किसान रैली बुला चुके हैं। सरकार के भीतर घमासान है और यहीं इस वीडियो का सबसे नाटकीय दृश्य आता है। कहा जाता है और कई वरिष्ठ पत्रकारों ने यह किस्सा दर्ज किया है कि शरद यादव ने वीपी सिंह के सामने 2 टूक शर्त रख दी थी। या तो देवीलाल की रैली से पहले मंडल लागू कीजिए, वरना हम देवीलाल के साथ अपनी पुरानी दोस्ती निभाएंगे। एक वाक्य, और उस एक वाक्य में दबाव भी, दोस्ती भी, धमकी भी और दशकों का लोहियावादी सपना भी। 7 अगस्त 1990 वीपी सिंह संसद में घोषणा करते हैं, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। देश 2 हिस्सों में बंट गया। सवर्ण छात्रों का गुस्सा सड़कों पर उतरा। आगजनी, प्रदर्शन और आत्मदाह की दिल दहला देने वाली घटनाएं। दूसरी तरफ करोड़ों पिछड़ों को पहली बार लगा कि दिल्ली की सरकार में उनकी भी सुनवाई है। संसद के भीतर इस फैसले की सबसे मुखर ढाल बने शरद यादव, रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडीज और मधु दनवटे जैसे साथियों के साथ उन्होंने संसद में मंडल का मोर्चा संभाला। बाहर लालू यादव जैसे नेता सड़कों पर माहौल बना रहे थे और ठीक इसी दौर में इसके जवाब में आडवाणी का रथ सोमनाथ से अयोध्या की ओर निकल पड़ा। मंडल बनाम कमंडल, भारतीय राजनीति का वो द्वंद्व जिसकी छाया में हम आज भी जी रहे हैं। मंडल ने नौकरियां कितनों को दी, ये बहस का विषय है, लेकिन मंडल ने हिस्सेदारी का सवाल हमेशा के लिए मेज पर रख दिया और उस मेज के एक सिरे पर शरद यादव बैठे थे। आने वाले दशकों में मंडल की राजनीतिक फसल कई नेताओं ने काटी। लालू ने बिहार में, मुलायम ने यूपी में और आगे चलकर खुद बीजेपी ने भी, जब उसने ओबीसी नेतृत्व को आगे किया। लेकिन जिस आदमी ने प्रधानमंत्री के सामने शर्त रखकर ये फैसला करवाया, कहा जाता है वो खुद कभी किसी राज्य का मुख्यमंत्री तक नहीं बना। हलदर ने खेत जोता, फसल दूसरों के खलियान में गई और अब कहानी मुड़ती है उस जमीन की ओर जो शरद यादव की असली कर्म भूमि बनी, बिहार, और उस रिश्ते की जो दोस्ती और दुश्मनी के बीच 30 साल तक झूलता रहा, लालू प्रसाद यादव। मधेपुरा की महाभारत, रोम और गोप। बिहार में एक कहावत मशहूर है जो लालू यादव से जोड़कर कही जाती है, रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। यानी जैसे रोम पर पोप का हक, वैसे ही मधेपुरा पर यादवों का। और इसी मधेपुरा को शरद यादव ने बनाया अपना तीसरा और आखिरी राजनीतिक घर।
1991 में वो यहाँ से जीते, फिर 1996 में ये उनका तीसरा राज्य था और हिंदुस्तान की संसदीय राजनीति में 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा जीतने वाले नेता उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। शरद यादव संभवतः इस फहरिस्त में सबसे ऊपर है, कुल 7 बार लोकसभा। लेकिन 90 के दशक के आखिर में जनता परिवार में एक और महाभारत छिड़ी। चारा घोटाले के आरोप से गिरे लालू यादव और पार्टी अध्यक्ष बनने की दौड़, दोनों मोर्चों पर लालू का सामना शरद यादव से हुआ। 1997 में लालू ने जनता दल तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल बना लिया। जनता दल की अध्यक्षता शरद यादव के पास रही और फिर मधेपुरा बन गया इस लड़ाई का अखाड़ा। 2 यादव, एक ही समाजवादी घराने के 2 वारिस आमने सामने। 1998 में लालू जीते, 1999 में शरद ने हिसाब बराबर किया, यानी लालू को उन्हीं के गढ़ में हराया। 2004 में फिर पलड़ा लालू के पक्ष में झुका। ये सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी सवाल की। पिछड़ों की राजनीति का असली चेहरा कौन है, जमीन का जादूगर लालू या संसद का योद्धा शरद? लेकिन इसी चमकदार दौर में शरद यादव की जिंदगी का सबसे शाह अध्याय भी लिखा गया। 3 अक्षरों का एक शब्द, हवाला। जैन डायरी, दाग या दस्तूर। 1991 में कश्मीर के आतंकी फंडिंग नेटवर्क की जांच में दिल्ली के हवाला कारोबारी जैन बंधुओं के यहाँ छापा पड़ता है और वहां से बरामद होती है कुछ डायरियां जिनमें दर्ज है देश के सबसे बड़े नेताओं के नाम के आगे लिखी रकमें। आडवाणी, माधवराव सिंधिया, बलराम जाखड़, कमलनाथ और शरद यादव, जिनके नाम के आगे रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 लाख रुपए दर्ज थे। हिंदुस्तान की राजनीति कांप गई। आडवाणी ने लोकसभा से इस्तीफा देकर ऐलान किया कि बेदाग होकर ही लौटेंगे। और शरद यादव, यहाँ इस कहानी का सबसे असाधारण मोड़ आता है। जहाँ बाकी नेता इनकार की मुद्रा में थे, वहाँ शरद यादव ने एक टीवी इंटरव्यू में खुद स्वीकार किया कि हाँ, जैन नाम के किसी शख्स से उन्हें 5 लाख रुपए मिले थे। उनका कहना था ये राजनीतिक चंदा है, रिश्वत नहीं। सोचिए, 90 के दशक की उस राजनीति में जहाँ इनकार इकलौता धर्म था, एक आदमी कैमरे के सामने कहता है हाँ, पैसे लिए थे। अदालतों में ये मामला आगे नहीं टिक पाया। सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई कि डायरी में लिखे नामों के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं है और आरोपी बरी हुए। लेकिन सियासी कीमत सब ने चुकाई। हवाला कांड में कानून ने सबको बरी कर दिया, लेकिन इतिहास किसी को बरी नहीं करता, वो बस फैसला टालता रहता है। शरद यादव के समर्थक इस स्वीकारोक्ति को उनकी बेबाक ईमानदारी की मिसाल बताते हैं। आलोचक कहते हैं चंदे के नाम पर काले धन को वैधता देने की सफाई थी। हम कोई फैसला नहीं सुनाएंगे, बस इतना कहेंगे कि उस दौर में सच बोलने की जो भी कीमत थी, इस आदमी ने चुकाने से इनकार नहीं किया। 90 का दशक खत्म होते होते ये लोहियावादी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जिसकी कल्पना जेपी आंदोलन के दिनों में शायद उसने भी नहीं की होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार, अटल की छतरी, सत्ता के साल। राजनीति में विचारधारा नक्शा होती है, लेकिन रास्ते जमीन तय करती है। कांग्रेस विरोध की जिस जमीन पर जेपी आंदोलन खड़ा हुआ था, उसी जमीन पर 90 के दशक के आखिर में समाजवादी और भाजपा का गठबंधन खड़ा हुआ। जॉर्ज फर्नांडीज, नीतीश कुमार और शरद यादव। 1999 में मधेपुरा से लालू को हराकर शरद यादव वाजपेयी सरकार में पहुंचे। अक्टूबर 1999 से अगस्त 2001 तक नागरिक उड्डयन मंत्री, फिर श्रम मंत्री और बाद में खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय भी संभाला। और आगे चलकर वो बने एनडीए के संयोजक, यानी उस गठबंधन के सूत्रधार जिसमें 2 दर्जन दल थे। इसी दौर में जनता दल यूनाइटेड, जदयू आकार लेता है और शरद यादव उसके सबसे बड़े राष्ट्रीय चेहरे बनते हैं। आगे चलकर वो जॉर्ज फर्नांडीज को हराकर पार्टी अध्यक्ष भी बने, अपने पुराने साथी को। राजनीति में रिश्ते मौसम होते हैं, ये बात शरद यादव से बेहतर कौन जानता था। बिहार में 2005 के बाद नीतीश कुमार का युग शुरू हुआ और दिल्ली में जदयू का चेहरा बने रहे शरद यादव। ये जोड़ी लगभग 1 दशक चली। नीतीश जमीन संभालते, शरद दिल्ली, नीतीश सरकार चलाते, शरद गठबंधन। तो 13 में जब नरेंद्र मोदी के उभार पर जदयू ने भाजपा से 17 साल पुराना नाता तोड़ा, तो एनडीए संयोजक पद से इस्तीफा देने वाला चेहरा भी शरद यादव थे। लेकिन जिस दोस्ती पर शरद यादव ने अपनी सियासत का आखिरी दांव लगाया था, वही दोस्ती एक दिन उनकी सियासत का आखिरी दाग बन गई। साल 2017 आखिरी बगावत। जुलाई 2017 बिहार में महागठबंधन की सरकार है, नीतीश, लालू, कांग्रेस। वही महागठबंधन जिसे 2015 में जोड़ने में शरद यादव की बड़ी भूमिका मानी जाती है।
और फिर एक शाम नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं और अगली सुबह भाजपा के साथ फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 70 साल के शरद यादव के लिए ये सिर्फ गठबंधन बदलना नहीं था। कहा जाता है कि नीतीश के इस फैसले ने उनका धैर्य तोड़ दिया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा 2015 का जनादेश महागठबंधन को था। भाजपा के साथ जाना इस जनादेश से विश्वासघात है। बगावत की कीमत तुरंत वसूली गई। पहले राज्यसभा में पार्टी नेता के पद से हटाए गए, फिर पार्टी ने ही उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म करने की अर्जी दी और 4 दिसंबर 2017 को वो सदस्यता चली गई जिस संसद में ये आदमी 43 साल से आता जाता रहा था। 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई लोकतांत्रिक जनता दल, लेकिन 71 की उम्र में नई पार्टी खड़ी करना, वो भी बिना किसी संगठन, बिना संसाधन, मुमकिन नहीं हुआ। पार्टी कभी उड़ान नहीं भर सकी। सेहत ने भी साथ छोड़ना शुरू कर दिया। और फिर मार्च 2022 इस कहानी का सबसे मार्मिक दृश्य। शरद यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया राष्ट्रीय जनता दल में, उसी लालू की पार्टी में जिससे उन्होंने मधेपुरा की महाभारतें लड़ी थी। उन्होंने इसे विपक्षी एकता की ओर पहला कदम बताया। इसी दौर में अदालत के आदेश के बाद उन्हें दिल्ली का वो सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा जिसमें वो बरसों से रह रहे थे। अदालत ने कहा सदस्यता गए 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जिस आदमी ने आधी सदी संसद को दी, उसकी आखिरी खबरें बंगला खाली करने की थी। सियासत मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ किराया वसूलती है। 12 जनवरी 2023 की उस रात पर लौटने से पहले रुकिए, क्योंकि ईमानदार तस्वीर वही होती है जिसमें छाया भी दिखे, और शरद यादव की तस्वीर में छायाएं कम नहीं है। दूसरा पक्ष छायाएं। पहली छाया महिला आरक्षण। संसद में महिलाओं के 33% आरक्षण के बिल के सबसे मुखर विरोधियों में शरद यादव गिने जाते हैं। उनका तर्क था बिना ओबीसी महिलाओं के कोटे के यह आरक्षण सिर्फ संभ्रांत तबके की महिलाओं को संसद पहुंचाएगा। तर्क पर बहस हो सकती थी, लेकिन इस बहस में उनके कुछ बयान, खासकर वो टिप्पणी जो परकटी महिलाओं वाले बयान के तौर पर बरसों सुर्खियों में रही, गहरे स्त्री द्वेष के आरोपों का सबक बनी। ये दाग उनके सामाजिक न्याय के दावे पर हमेशा सवाल बनकर टका रहा कि जो न्याय जाति के लिए मांगा जा रहा है वो जेंडर पर आकर क्यों रुक जाता है। दूसरी छाया बयानों की फहरिस्त। वोट की इज्जत की तुलना बेटी की इज्जत से करने वाला 2017 का बयान या राजनीतिक विरोधियों पर की गई निजी टिप्पणियां। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे कई मौके आए जब उनकी जुबान उनके कद से छोटी साबित हुई। तीसरी छाया विचारधारा की लचक। आलोचक पूछते हैं जो आदमी भाजपा के साथ 13 साल रहा वो सेकुलरिज्म की दुहाई किस मुंह से देता था। जो कांग्रेस विरोध की राजनीति से निकला वो आखिरी दौर में कांग्रेस के मंचों पर क्यों खड़ा था। और चौथी छाया सबसे बुनियादी सवाल। मंडल के 3 दशक बाद भी अगर पिछड़ों की बड़ी आबादी वहीं खड़ी है तो क्या मंडल की राजनीति सिर्फ चंद परिवारों और चंद जातियों की सत्ता की सीढ़ी बनकर रह गई। और क्या शरद यादव जैसे नेता इस सवाल से आंख चुराते रहे। हम इनमें से किसी सवाल पर फैसला नहीं सुनाएंगे। पब्लिक स्फीयर का काम अदालत लगाना नहीं, मुकदमे की पूरी फाइल आपके सामने रखना है। फैसला कमेंट सेक्शन में आपका। तो फिर बचता क्या है। 50 साल की इस कहानी का हासिल क्या है। विरासत हल्दर का खलियान। 12 जनवरी 2023 को गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में 75 साल की उम्र में शरद यादव ने आखिरी सांस ली। पार्थिव देह भोपाल पहुंची और फिर उसी नर्मदा अंचल के पैतृक गांव जहां से ये सफर शुरू हुआ था, बेटे शांतनु और बेटी सुभाषिनी ने मुखाग्नि दी। मिट्टी मिट्टी में लौट गई। प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष तक श्रद्धांजलियों में वो सब कहा गया जो ऐसे मौकों पर कहा जाता है। लेकिन असली सवाल श्रद्धांजलियों में नहीं होते। असली सवाल यह है शरद यादव का इतिहास कैसे याद रखे। उस इंजीनियर की तरह जिसने नौकरी की जगह जेल चुनी, उस 27 साल के कैदी की तरह जिसने जेपी की क्रांति को पहला चुनावी चेहरा दिया, उस जिद्दी सांसद की तरह जिसकी एक शर्त ने मंडल लागू करवा दिया और हिंदुस्तान की सामाजिक संरचना हमेशा के लिए बदल दी, या उस अकेले बूढ़े की तरह जो आखिर में बिना पार्टी, बिना सीट, बिना बंगले के दुनिया से गया। शायद जवाब आंकड़ों में नहीं, उस रूपक में है जो उसकी तकदीर ने पहले ही चुनाव में उसे थमा दिया था। हलदर किसान। हल चलाने वाला फसल का मालिक नहीं होता। ये इस देश के हर किसान का सच है। शरद यादव ने राजनीति की जमीन पर यही सच जिया। जनता पार्टी का हल उन्होंने चलाया, सरकार दूसरों ने बनाई। जनता दल का हल उन्होंने चलाया, मुख्यमंत्री लालू और नीतीश बने। मंडल का हल उन्होंने चलाया, वोट बैंक दूसरों ने काटे।
महागठबंधन का हल उन्होंने चलाया और सत्ता की मेड़ पर खड़े होकर देखते रह गए। लेकिन याद रखिए, फसलें मौसम के साथ आती जाती हैं, जमीन की तासीर हल तय करता है। आज हिंदुस्तान की संसद में, विश्वविद्यालयों में, नौकरियों में पिछड़े समाज की जो हिस्सेदारी है, उस जमीन की जुताई में एक हिस्सा उस आदमी के हल का भी है जो 1 जुलाई 47 को नर्मदा के किनारे एक गांव में पैदा हुआ था, जो आज़ादी से सिर्फ 45 दिन बड़ा था। शरद यादव चले गए, हल अब भी खेत में गड़ा है, सवाल यह है उठाएगा कौन। ये थी शरद यादव की कहानी पब्लिक स्फीयर पर। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको हिंदुस्तान की राजनीति को थोड़ा और गहराई से समझने में मदद करती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा यकीन है क्यों न हर मुद्दे पर बात हो।